রেডক্স করার কথা ছিল। सुनो, ए टेन टेन में कुछ भी याद है ये किया था? नहीं याद है? ए सुन सुन, ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखने के लिए नहीं लिखा, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? ये सारी शुरुआत एक नंबर से होती है। सुनिए इधर, बात मत कीजिए आपस में। ये सारी शुरुआत एक नंबर से होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर है, इस नंबर को हमने वन मोल माना है। जैसे 12 यूनिट्स, मुझे बोलना नहीं पड़ता, लेकिन इट गोज विदाउट सेइंग वन डजन। वैसे केमिस्ट्री में आप छोड़ दीजिए, दिस इज फॉर लेमेन्स। और केमिस्ट्री में ये नंबर, अच्छा इस नंबर को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। जहां पे भी ये नंबर रहेगा ये कांस्टेंट है। साइंस में कुछ नंबर है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, प्रमोटर, हीट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी में डिपेंड नहीं करते। ये नंबर हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये एवोगाड्रो नंबर, ये हमेशा फिक्स है, ये हमेशा कांस्टेंट है। व्हाट कम व्हाट व्हाटसोएवर इज द कंडीशंस, ऐसे नंबर्स को याद कर लेते हैं। अच्छा, जब भी इतने सारे नंबर एक साथ होंगे हम बोलेंगे वन मोल। और अगर मैं सोडियम लिखता हूं और तुम्हें सोडियम का एटॉमिक मास, बात मत करो आपस में, अगर मैं सोडियम लिखता हूं और तुम्हें सोडियम का एटॉमिक मास याद होगा, तो ये तुमने क्या लिखा था, 23 एमयू, 23 एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे अगर मैं किसी मॉलिक्यूल के बारे में लिखता हूँ, सपोज सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास है 64। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं, ये मास कैलकुलेशन आता है हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट 100 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम। अगर ग्राम में एक्सप्रेस करता हूं, तो ये जो भी मास हम लिखते हैं, ये जो भी मास हम लिखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ये है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है। ये बात ही गलत है, ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये एक एटम का मास नहीं है, ये सब एक मोल का। अगर तुम लिखते हो 100 ग्राम, तो ये वन मोल, ये वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। जितने भी मास होते हैं वो एक एटम का नहीं है, एक मॉलिक्यूल का नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ Na+, इसका मास भी कितना लिखते हैं हम, 23 mu। ये एक सोडियम एटम का मास नहीं है, सॉरी ये एक सोडियम आयन का मास नहीं है। बस ये सोचने का तरीका ही है कि ये 23 एक मोल ऑफ Na+ के लिए। ऐसे आप कुछ भी सब्सटेंस लिख, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 98 ग्राम, ये क्या है, वन मोल ऑफ H2SO4। और जब भी मैं वन मोल लिखता हूं, मुझे पता है मैं कितने सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा हूं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, दैट इज 98 ग्राम। ये समझा क्या? अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं, एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का वजन कितना है, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो तुम्हें पता है 98 कितने सारे मॉलिक्यूल्स, कितने सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर 98 बनाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 98 बाय वो सारे मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23। ये है एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का मास। इसीलिए जब हम मास लिखते हैं, तुम देखना 11-12 के लिटरेचर्स में, 11-12 की केमिस्ट्री की बुक में ऐसे लिखा रहता है, 23 ग्राम पर मोल। जो बात समझे, हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन का बॉन्ड H2 बॉन्ड तोड़ेंगे, 395 किलो जूल। एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है, कोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को अगर तुम्हें तोड़ना है, तो हम मास कैसे लिखते हैं, 395 किलो जूल पर मोल। मतलब समझे, मतलब समझे, इसका ये मतलब है कि एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। इतने सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, मतलब ये वन, ये टू, ये थ्री, ऐसे कितने सारे मॉलिक्यूल्स है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये सारे मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, 395 किलो जूल। और नीचे क्या लिखा है, पर मोल।
आगे थर्मोडायनेमिक्स में मोल का कॉन्सेप्ट आपको कितनी बैडली जरूरत पड़ेगी कभी समझ, पूरी थर्मोडायनेमिक्स पर मोल में सजाइए। क्लास 10 में हमने कैलोरीमेट्री पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम के लिए किया था। लेकिन अगर ग्राम में कैलकुलेशन करते तो कितना बुरा असर पड़ता है कैलकुलेशन में, पूरी अंडरस्टैंडिंग गलत होती है। वो तो फिजिक्स में चल जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद कैलकुलेशन हमें मोल में करनी, तब कंपैरिजन अच्छा होता है। मोल एक कॉन्सेप्ट है, एवोगैड्रो ने बताया था, ये एक नंबर है, दिस इस नंबर को हमने कंसीडर किया, ये एक मोल है। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं, इस नंबर को वन मोल कहना, ये कॉन्सेप्ट है। इसको कहने मैं बोल सकता था ना, दिस नंबर इज 0.1 मोल, इस नंबर को मैं कुछ भी बोल सकता था, लेकिन मैंने कुछ माना, और मैंने ये माना लेट दिस नंबर बी 1 मोल, और यहीं से कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, मोल कॉन्सेप्ट ये इस नंबर से। अच्छा, बाकी चीजें समझ आई, अब और लिखते हैं। अगर मैं अमोनिया के लिए काम करूंगा, अमोनिया रूम टेम्परेचर में गैस होता है, अमोनिया रूम टेम्परेचर में गैस होता है। देखो, एक कंटेनर में तुम अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल्स ले लो, और मैं गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, इसमें अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल्स लिए तुम, ये कुछ 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 ऐड करते करते 2 4 10 20 50 100 150 200 करते करते 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स ले लेते, और तुमने बाय डिफॉल्ट 1 मोल ऑफ एमोनिया लिया। तुमने 1 2 10 20 50 100 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 500 करोड़ 10,000 करोड़ ऐसे करते करते इतने सारे मॉलिक्यूल्स ले लिए, मतलब तुमने 1 मोल एमोनिया ले लिया। अच्छा, जैसे तुमने मॉलिक्यूल्स ले लिए, अब पार्ट गैस है, सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में होती है। फिर गैस बनते बनते एक जो लिक्विड स्टेट आता है, इसमें थोड़ी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए लिक्विड स्टेट में। और गैस में पार्टिकल्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और ये जो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होता है, इसे हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन, रैंडमनेस। ब्राउनियन मोशन हम कब कहते हैं, जब पार्टिकल के मूवमेंट को आप ट्रेस नहीं कर सकते, जब पार्टिकल के मूवमेंट को आप ट्रेस नहीं कर सकते, पार्टिकल रैंडमली कहीं भी जाए, मतलब तुम नहीं बोल सकते कि अभी ये ऐसे मूव कर रहा है और ऐसे मूव करे। जब पार्टिकल्स, जब सिस्टम में करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स हों, सपोज इस पार्टिकल को इधर से धक्का लगा, तो इस फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो पार्टिकल सीधा जाएगा नहीं, ये धक्का खाया सीधा जा रहा है, और वहां से दूसरे पार्टिकल ने धक्का देके नीचे कर दिया, फिर इस पार्टिकल ने धक्का मार दिया, तो इस पार्टिकल के मोशन को अगर तुम देखोगे तो ये रैंडम मोशन में होगा, इस रैंडम मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन या इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा, जब ये पार्टिकल मोशन में रहेगा, तो ये हर जगह धक्का खाते खाते टाइम के साथ इस वाले सरफेस पर भी धक्का लगाएगा। ये जब हर जगह धक्का खाएगा, तो ये यहां भी धक्का लगाएगा ना। अच्छा, अब तुम देखो, ये पार्टिकल रैंडमली मूव कर, ये वाला पार्ट, ये वाला साइड रिजिड है, ये साइड रिजिड है, ये साइड रिजिड है, सामने रिजिड है और पीछे भी रिजिड है, बस ये ऊपर वाला सरफेस ये मूवेबल है। जब ये पार्टिकल मोशन करेगा, तो चारों तरफ फोर्स लगाएगा, और ये सब मूवमेंट नहीं होगा, ये फिक्स है फिक्स है फिक्स है फिक्स है फिक्स, लेकिन ऊपर जैसे ही धक्का लगाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अच्छा, मतलब ये जो लेंथ है ये फिक्स्ड है, ये जो ब्रेथ है ये फिक्स्ड है, लेकिन ये हाइट ये फिक्स नहीं है। मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम। क्योंकि हाइट फिक्स नहीं है, तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होगा, इसीलिए हम कहते हैं गैसेस आर सब्जेक्टेड टू चेंज इन वॉल्यूम, गैस में वॉल्यूम बदलता रहता है। अच्छा, कैसे बदलेगा, तुम यहां पर अगर प्रेशर नहीं रखोगे, तुम यहां पर अगर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे, तो ये धक्का खाते खाते ऊपर उठ जाएगा। अब तुमने क्या किया, यहाँ एक प्रेशर अप्लाई कर दिया, एंड इट गोज विदाउट सेइंग, ये अंडरस्टूड है कि इस पिस्टन में अगर मूवमेंट नहीं है, मतलब गैस जो प्रेशर लगा रहा था ऊपर की तरफ, और ऊपर से जो प्रेशर मैंने लगाया ये इक्वल हो चुका है। ये बात समझ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं,
इस प्रेशर को 1 atm फिक्स कर देते, इस प्रेशर को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स है? 1 मोल। इस गैस के प्रेशर को मैंने कितना कर दिया? 1 atm। अच्छा, ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा, ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा, तुमने ऊपर प्रेशर लगाया 1 atm, तो गैस का भी प्रेशर कितना है? 1 atm। अगर नीचे ज्यादा होता तो ये ऊपर जाता, अगर नीचे प्रेशर कम होता तो ये नीचे आता। ये मूव नहीं कर रहा, मतलब ऊपर 1 atm नहीं है, गैस का प्रेशर भी 1 atm। अब दूसरी बात क्या करते हैं, इस गैस का टेम्परेचर 273 केल्विन फिक्स कर देते। अगर तुम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा, तुमने प्रेशर 1 atm लगा दिया, तुमने प्रेशर 1 atm लगा दिया, अब तुम गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करो। एक गैस मॉलिक्यूल जिसको तुमने एनर्जी ज्यादा दे दी बाकी सारे मॉलिक्यूल से, ये जब फोर्स लगाएगा उसका जो इंपैक्ट होगा, ये जब फोर्स लगाएगा उसका इंपैक्ट अलग होगा। मतलब ये 1 atm को बैलेंस कर सकता है, लेकिन ये 1 atm को एग्जिट कर जाएगा। तो प्रेशर कांस्टेंट रखने से भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ऐसा नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट रखने से भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ऐसा नहीं है। प्रेशर कांस्टेंट है, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो हमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया। अच्छा, अब कुछ चीजें फिक्स्ड हो, और फिर क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कंटेनर में 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल, बाय हार्ट बोल रहा हूं 1 मोल, और प्रेशर गैस का कितना होगा? 1 atm, और टेम्परेचर कितना होगा? 273 केल्विन। अब ये क्या है? लेंथ, ये क्या है? ब्रेथ, और ये क्या है? हाइट। अच्छा, गैस मॉलिक्यूल क्या है? फर्क नहीं पड़ता है, गैस मॉलिक्यूल क्या है? फर्क नहीं पड़ता है। ये हाइड्रोजन जैसी प्यारी गैस भी हो सकती है, हीलियम जैसा नोबल गैस भी हो सकता है, नाइट्रोजन जैसा इनर्ट गैस भी हो सकता है, ऑक्सीजन जैसा रिएक्टिव गैस भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ग्रीन हाउस गैस भी हो सकता है, गैस कुछ भी हो सकती है, मीथेन जैसा मास गैस भी हो सकता है, या फिर लाफिंग गैस, कुछ भी ले लो, कुछ भी। अगर तुमने 1 मोल लिया है, प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 27, टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो 1 मोल गैस का लेंथ, ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई करना, और तुम्हें जान की खुशी होगी कि ये वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। अच्छा, किस कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर में? इसको हमने मान लिया एट एस टी। ये जो जितनी बातें मैंने कही, यही है मोल कॉन्सेप्ट। अब इसको यूज कैसे करना है वो हमें सीखना। मोल कॉन्सेप्ट समझ आया? तो मैं कितनी कुछ लिख सकता हूँ, देखो। अगर मैं अमोनिया के लिए काम कर रहा हूँ, अगर मैं अमोनिया के लिए काम कर रहा हूँ, अमोनिया गैस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सपोज मैंने यहां से लिखना शुरू किया 1 मोल, और मैंने बता दिया तुम्हें मैंने अमोनिया गैस के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा, तुम बहुत सारा डेटा खुद से लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा है? 1 मोल गैस, क्या लिखी है? अमोनिया। तो यहाँ कितने सारे अमोनिया मॉलिक्यूल है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, तो इतने सारे अमोनिया मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? अमोनिया का मास 14 प्लस 3 इंटू 1 से कैलकुलेट कर लेंगे, 17 ग्राम। 1 मोल है, इतने सारे अमोनिया मॉलिक्यूल है, मास कितना है? 17 ग्राम। अच्छा, अगर ये 1 मोल है और गैस है, अगर ये 1 मोल है और गैस है, तो इस टेम्परेचर में, इस प्रेशर में इसका वॉल्यूम कितना होगा वो भी मुझे पता है। वो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। अच्छा, सिर्फ 22.4 लीटर लिखना ये गलत बात है। 22.4 लीटर तब जब टेम्परेचर और प्रेशर एट एस टी। कुछ भी, एब्सोल्युटली कुछ भी। समझ आया? इस छोटे से बात को हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये टॉपिक इतना सा है, लेकिन इसका एप्लीकेशन एंडलेस है। अब न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं इसको, इतना लिख लो ये, अच्छा इसमें लिखोगे तो समझ आ गया? हाँ, याद रहेगा। तो 1 मोल ऑफ एनी, एनी का मतलब समझ गए ना? हिंदी में कुछ भी। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इन नंबर। अच्छा, अब तुम किसी को मजाक में कह देना, किसी टाइम वेस्ट। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज 1 मोल ऑफ एनी, सुनना इधर,
1 mole of any substance is 6.02 10 to the power 23 number. 1 mole, 1 mole of any substance, इसका वजन कितना होगा? ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ऐसा क्यों लिखा मैंने? अगर मैं सोडियम से काम कर रहा हूं तो सोडियम एटम होता है, सोडियम एटम होता है। इस सोडियम के एटम का एक वेट होता है 23, इसको ग्राम में लिखेंगे। ये 23 ग्राम एक सोडियम एटम का वेट नहीं है, ये 23 ग्राम एक मोल ऑफ सोडियम एटम का वेट है, इसलिए लिखा है ग्राम एटॉमिक वेट। नहीं, वो तो रिलेटिव होता है ना। हाँ, वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड। अच्छा, और ये मॉलिक्यूलर मास को भी ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupies 22.4 liter at STP. Calculate the mass. Calculate the mass of 5 atoms of sodium. सॉल्व मत करना, एक लाइन में बस लिख के बोलो कितना हो। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना बड़ा नंबर बार बार नहीं लिखते, इसको एन लिख देते, ठीक है। तो एन नहीं, एन नॉट लिखते हैं, क्योंकि एन फिर सोडियम जैसा लगता है। तो हाँ, जो भी, तो इसमें कौन सा ये स्मॉल लेटर लिखता है? एन नॉट लिख रहा हूं मैं। तो एन नॉट नंबर ऑफ सोडियम इज 23, ये एवोगाड्रो नंबर है। इतने सारे सोडियम एटम मिलकर 23 ग्राम होते हैं, और ये बात ऑब्वियस भी है, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? मतलब तुम्हें एक सोडियम दिखता है क्या? जिंदगी में नहीं दिखेगा। तो तुम, मतलब अगर हमारे बेसिक सेंसेस काम कर रहे हैं, एक सोडियम का एटम मैं कभी देख नहीं सकता। अच्छा, जिसे देख नहीं सकता उसका मास 23 ग्राम, ये लिखने से पहले मेरी आत्मा मुझे आवाज देगी, अबे कर क्या रहा है। तो एक सोडियम एटम का मास 23 नहीं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। इतने सारे सोडियम जब होंगे तब सिर्फ 23 ग्राम होगा। अब ठीक लगता? तो एन नॉट नंबर ऑफ सोडियम एटम इज 23 ग्राम। वन नंबर, वन एटम ऑफ Na would be 23 by N naught, समझी? So 5 atom of Na, 5 into 23 by N naught 100, 5 3 15, 115 by N naught, इतना ग्राम। सोडियम के 5 एटम, अब देखो कितना छोटा होगा। अच्छा, ये मास कितना छोटा होगा? 115 by 6.022 into 10 to the power 23। इसको डिवाइड कर लेंगे, 115 6.022 इंटू ये 10 टू द पावर -23 ऑर्डर में आएगा। अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोल सोडियम ले लो, तेज रमा, सबके साथ यही है। अच्छा सुनो, ए देवम, देवम 23 ग्राम कितना मोल होगा? 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज 1 मोल ना, ये समझे? अच्छा, तो अगर मुझे 23 ग्राम ऑफ सोडियम दिया तुमने, और मैं बोल रहा हूँ ये कितना मोल है, तो तुमने 23 ग्राम को किससे डिवाइड किया होगा? 23 ग्राम से। तभी ये क्या आएगा? 1 मोल, ये समझो।
नहीं समझे? मैं तुम्हें कह रहा हूं सोडियम 23 ग्राम लिया, 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ये कितना मोल है? ये तुम्हें पता है 1 मोल। इसके लिए तुमने किया क्या होगा वो बता रहा हूं। तुम्हें जितना ग्राम मैंने दिया है उसको तुमने किससे डिवाइड किया होगा? ये 1 कैसे आ सकता है अगर तुमने 23 को 23 ग्राम से डिवाइड किया? अभी नहीं समझे? तुमने सोडियम का कितना ग्राम लिया है? 23 ग्राम ऑफ सोडियम, और मैं तुम्हें कह रहा हूं ये कितना मोल है? 1 मोल। अच्छा ये 1 मोल कैसे आ सकता है? तुमने 23 को 23 ग्राम से डिवाइड किया होगा, ये कट गया होगा तो ये 1 मोल आया है। अच्छा अगर मैं तुम्हें कहता 46 ग्राम सोडियम है, अगर मैं तुम्हें कहता 46 ग्राम ऑफ सोडियम, ये कितना मोल है? 23 ग्राम 1 मोल होता है, 2 मोल। अच्छा यहाँ 2 मोल कैसे आया होगा? 46 को तुमने 23 से डिवाइड किया होगा, ये क्या होगा? अच्छा अब मैं तुम्हें कहता हूँ 92 ग्राम है, बट तो ये कितना है? 4 मोल, 4 मोल। अच्छा ये इसके लिए तुमने क्या किया होगा? अगेन 23 ग्राम से डिवाइड किया होगा। मतलब जो ग्राम मैं तुम्हें देता हूँ, जिस सब्सटेंस का तुम्हें मैं ग्राम दे रहा हूँ, उस सब्सटेंस के एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से तुम डिवाइड कर रहे हो। 23 को तुमने 20 से डिवाइड किया, 46 को भी तुमने 20 से डिवाइड किया, 92 को भी तुमने 20 से डिवाइड किया, तो तुम्हें क्या मिलता है? मोल। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल कितना है, एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है। गिवन वेट, गिवन वेट जो भी है, गिवन वेट जो भी है, जो वेट तुमने दिया मुझे दे दो, और मैं उसको उसी के एटॉमिक वेट से डिवाइड करूंगा या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा, और इससे मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। ये एक बात है। नंबर ऑफ मोल निकालने का सिर्फ ये तरीका है ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ मोल निकालने का सिर्फ ये तरीका ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है तुम्हें पता है? एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर है एसटीपी। अच्छा अब मैं तुम्हें कहता हूं मेरे पास 44.8 लीटर है एट एसटीपी। 44.8 लीटर किसी भी गैस का, किसी भी गैस का 44.8 लीटर है एट एसटीपी, तो कितना मोल प्रेजेंट? तो इसके लिए तुमने क्या किया? अगेन 22.4 से डिवाइड किया, और ये कितना मोल आ गया? 2 मोल। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ? एसटीपी बोलेगा ही बोलेगा, एसटीपी नहीं बोलेगा तो फिर गैस इक्वेशन सॉल्व करना होगा। एसटीपी नहीं बोलेगा तो गैस इक्वेशन सॉल्व करना होगा। P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लेना टीचर तुमसे इस जन्म की नहीं 100-150 जन्म की दुश्मनी निकालने का काम कर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, और मैं क्या लिखूंगा? गिवन वॉल्यूम। अच्छा कुछ चीजें सुनने में टफ लगती है लेकिन काफी मीनिंगफुल है। 22.4 लीटर को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, यही बोलूंगा। एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर क्या होगा? मोलर वॉल्यूम। अरे एक मोल का वॉल्यूम है ना, एक मोल का वॉल्यूम है, तो इसको क्या बोलूंगा? मोलर वॉल्यूम। अच्छा एक मोल का जो मास होगा उसे क्या बोलेंगे? मोलर मास। मैं जब बोलूंगा मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का जो वॉल्यूम है वही, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मोलर वॉल्यूम। ये बात समझे? हाँ। अच्छा अब यही लिखने जा रहा था, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, और ये सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स है। अच्छा अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? गिवन वेट बाय मोलर मास, इसको भी मास कर देते, गिवन मास बाय मोलर मास। चीजें समझ आ रही है ना? अच्छा मोलर मास मतलब एक मोल का मास। एक मोल का मास क्या होता है? वही जो तुम्हें पता है। व्हाट इज 1 मोलर मास? जो तुम्हें पता है होना चाहिए वही। समझ आ गया? तो वॉल्यूम को भी मोल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा नंबर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं तुझे कहता हूँ महमूद, अगर मैं तुझे कहता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23, इतने सारे मॉलिक्यूल्स सेम, ये कितना मोल है? 1 मोल। अच्छा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 2 मोल है। तो मेरे पास गिवन नंबर होंगे, और गिवन नंबर को मैं किसे डिवाइड करूंगा? एवोगैड्रोस, एवोगैड्रोस नंबर। ए माता में हाथ मत दो, नहीं समझ आया?
कुछ समझ में नहीं है? हाँ बोल रही हो कि ना बोल रही हो? आगे तुम्हारे पास एक गिवन नंबर होगा और उस गिवन नंबर को तुम किससे डिवाइड करोगे? अच्छा फिर बोल रहा हूँ, लगता है कितना कुछ बता दिया मैंने, नहीं, तुम्हें कुछ गिवन वैल्यूज होंगे, उनको स्टैंडर्ड से डिवाइड करते जाओ और तुम्हें मोल्स मिलते जाएंगे। तुम्हें वॉल्यूम दिया रहेगा, वॉल्यूम के स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो। तुम्हें नंबर दिया रहेगा, नंबर के स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो। तुम्हें मास दिया हुआ रहेगा, मास के स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो, और तुम्हें क्या मिलते जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। कोई डाउट है इसमें? अच्छा यही वो मदर इक्वेशन है जिससे टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसकी एक बक्सा बना लो, दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एक क्वेश्चन, NH4, NH4 होल ट्वाइस Cr2O3, इसको हीट करते हैं। NH4 होल ट्वाइस Cr2O3 को हीट करते हैं, मिलता क्या है? सॉरी Cr2O7, मिलता है Cr2O3 प्लस N2 प्लस 4H2O। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में, हाँ, एमोनियम डाइक्रोमेट, एमोनियम डाइक्रोमेट और ये क्रोमिक ऑक्साइड। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, 63 ग्राम, 63 ग्राम ऑफ एमोनियम, 63 ग्राम ऑफ एमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर वन, number of moles of NH4 whole twice Cr2O7 heated. Number two, mass of Cr2O3 obtained. Number three, volume of N2 formed at STP. Number four, number of nitrogen atoms obtained. Number four, number of moles of H2O obtained. Number six, number of hydrogen atoms produced. बस छोड़ दो, इतना ही सॉल्व करते। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखो, पहले लिख लो। 52, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, क्रोमियम 52, ऑक्सीजन 16। एकदम बैलेंस है। सुन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनियम डाइक्रोमेट, एमोनियम डाइक्रोमेट का हीरो তোর মধ্যে এদিকে দেখুন, অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसका मोलर मास कितना होता है? 252। अच्छा तुमने मास लिया कितना है? तुमने मास लिया है 63 और मोलर मास कितना होता है? 252। ये कितना हो रहा है? 1/4, मतलब 0.25 मोल। ये समझ आ गया? अच्छा अब तुम्हें निकालना है मास ऑफ Cr2O3 ऑब्टेन्ड, मास ऑफ Cr2O3 ऑब्टेन्ड। अब एक बात देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर तुमने ये 1 मोल लिया है, अगर तुमने ये 1 मोल लिया है तो ये 1 मोल मिलेगा, और तुमने ये 0.25 मोल लिया है तो ये तुम्हें 0.25 मोल मिलेगा। अब बच्चों की तरह वो सब लिखना बंद कर, स्टार्ट अप्लाइंग द मैथमेटिक्स। ये 1 मोल होता तो ये 1 मोल होता, लेकिन अगर तुमने ये 1 मोल लेता तो ये 1 मोल मिलता, ये 0.25 मोल लिया तो ये भी 0.25 मोल। अच्छा तुम्हें पूछा क्या? मास 1 मोल, 1 मोल ऑफ Cr2O3 is 152 ग्राम, तो 0.25
0.25 मोल ऑफ Cr2O3। तुम में से कुछ बहुत महाअनुभव होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ नहीं, वो यहाँ 1 मोल लिखते हैं, फिर यहाँ 0.25 निकालते हैं और फिर इसको 0.25 से डिवाइड कर देते हैं। वही करती है। हाँ यही। तो जीरो, ठीक है, 0.25 इंटू 152, ये कितना ग्राम आ रहा है, ये 38 ग्राम, 38 आ रहा है ना। हाँ। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ N2 फॉर्म्ड एट एसटीपी। एक बात बताइए, भाई रो सुन, नहीं समझ में आया? आंसर यही है ना, तो बस इतने इतने में करना क्यों। हाँ, नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ N2 फॉर्म। फिर से इक्वेशन को देखो, अगर तुम ये 1 मोल लेते, ये 1 मोल लेता और ये भी 1 मोल मिलता, अगर ये एसटीपी में 1 मोल बनता तो वॉल्यूम कितना होता, 22.4। अच्छा, अगर तुमने ये 1 मोल लेता, अगर तुमने ये 1 मोल लिया होता तो ये 1 मोल मिलता, ये भी 1 मोल मिलता, लेकिन तुमने ये कितना लिया, 0.25, तो ये भी कितना है, 0.25, और ये भी कितना मोल है, 0.25। अच्छा, 1 मोल ऑफ N2 एट एसटीपी, ये हमें पता है 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ N2 एट एसटीपी 22.4 लीटर होता, लेकिन मिला कितना है, 0.25। तो 0.25 मोल ऑफ N2 एट एसटीपी 0.25 इंटू 22.4 लीटर। ये कैलकुलेशन, ये कुछ कुछ हाँ ये याद कर लेना, ये 5.6 लीटर, ये भी हो गया। अरे 1 है ना ये, एक बिस्कुट का दाम 2 रुपया है। समझे, कम है तो उससे ज्यादा है तो क्या, ये 1 का है ना, 1 का हिसाब तो इसलिए कर, 1 के लिए इतना है तो 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ 2 होता तो तुम क्या करोगे, तो यहाँ 0.25 है तो तुम क्या करोगे, क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स फॉर्म, नहीं आया, देखो। अच्छा, 1 मोल नाइट्रोजन, बट 1 मोल N2 अगर तुम लेते तो कितने नाइट्रोजन एटम्स होते, 2 इंटू N0। नहीं समझे, हाँ, पर तुमने लिया कितना है, मिला कितना है तुम्हें, 0.25, तो 0.25 मोल ऑफ N2 कितना होगा, 0.5 इंटू N0, हो गया। हाँ हाँ करीब है, बोलो। ये कौन बंदा, मित्रा, तो आपने मुझसे राखी नहीं बनवाई, देखिए बांध हो, तो मैं भी बांध दो फिर अब देखो, आप मित्रा से बनवानी मित्रा नहीं, मित्रा मित्रा एक्साइटमेंट में तो सर मैं भी बांध देती, क्यों सर, मित्रा से बनवा ले, देखो मुझसे तो बहुत बुरा हो जाएगा ना। तुम माता हो। नहीं तो माता भी राखी, माता का ही भाई हो। नहीं, नहीं मैं तो आपको माता गुरुजी भाई, मानती, गुरुजी मान के ए, बांध चलो क्लास करो, तुम लोग 5 मिनट बाद जाओ। अभी नहीं बैठे, जाओगे घर, नहीं नहीं अभी क्लास करो। हाँ नेक्स्ट, अच्छा फिर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 ऑब्टेन, ए आदमी नहीं है, ये 1 मोल होता तो ये कितना मोल मिलता, ये 1 मोल होता तो ये 4 मोल मिलता। अच्छा, अब ये 0.25 है तो ये कितना होगा, 0.25 इंटू 4 मतलब 0.5 इंटू N0। ये समझ आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, ये 5 नंबर, तुम लोगों को समझ आया, सच बोल रही हो, लिख लो। हाँ डायरेक्ट, कैसे, 1 मोल होता तो 4 मोल मिलता, चल ऐसे लिख देता हूँ, 1 मोल ऑफ NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, 4 मोल ऑफ वाटर, पर तुमने लिया कितना है, 0.25 मोल ऑफ, कैसे,
हाँ तो मैं और कैसे कर रहा था, डायरेक्ट वन मोल ही किया था। क्या बात करते पांडे, क्या लास्ट। हाँ देख लो, और भी क्वेश्चंस करेंगे तो ये हो जाएगा वन मोल ऑफ, ये हो जाएगा वन मोल ऑफ H2। कैलकुलेट, कैलकुलेट द, calculate the number of atoms and the number of molecules present in 31 gram of phosphorus। अरे गेट में ना फॉस्फोरस, अच्छा फॉस्फोरस कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है एटॉमिक स्टेट में। फॉस्फोरस एटॉमिक स्टेट में है, है फॉस्फोरस में सुन, फॉस्फोरस एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है और मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है सिर्फ पी, फॉस्फोरस मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस मॉलिक्यूलर स्टेट में दो एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस, एक होता है रेड फॉस्फोरस, और एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस की कितनी वैलेंसी होती है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन के ग्रुप में होता है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, फॉस्फोरस की भी 3 वैलेंसी। अच्छा, तो ये रेड फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है, इस फॉस्फोरस के साथ, अच्छा इस फॉस्फोरस के साथ कितने बॉन्ड बने, इस फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की 3 वैलेंसी होती है, इस फॉस्फोरस से कितने बॉन्ड बनाए, 2, अभी एक बॉन्ड और बना सकता है, ये फॉस्फोरस सामने वाले से एक बॉन्ड बना लेता है, इसके 3 बॉन्ड हो गए, इस फॉस्फोरस के भी 3 बॉन्ड हो गए। अच्छा लेकिन इस फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड है, 2, और इसके भी कितने हैं, 2, तो ये आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर और यहाँ भी लोन पेयर है, इसको हम कहते हैं P4। ये फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैं जब फॉस्फोरस एटम लिख रहा हूँ, मैं जब फॉस्फोरस का एटम लिख रहा हूँ तो इसका मास कितना होता है 31 ग्राम, और 31 ग्राम मतलब ये कितना मोल है, वन मोल ऑफ, वन मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम्स, ये समझे क्या, समझिए वाला। अच्छा लेकिन जब मैं मॉलिक्यूल लिखूं, अच्छा व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है, इसकी एक पॉलीमेरिक यूनिट, ये व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, ये ये एक चेन होता है, कंटिन्यूअस चेन होता है एन नंबर ऑफ यूनिट्स, मैं अभी इसकी बात कर रहा था। तो अब जब मैं P4 लिखूंगा तो P4 का मास कितना होगा 31 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 124 ग्राम, और ये कितना होगा 1 मोल ऑफ, बात मत करो आपस में। हो गया आंसर, बस तुम्हें ये समझना था कि फॉस्फोरस की जब तुम एटम की बात कर रहे हो तो 31 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम्स, ये लाइन लिख लेना। और जब तुम P4 की बात करोगे तुम 124 ग्राम लोगे, ये कितना होगा 1 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स। अब मुझे क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 31 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको। ये तो ऐसे ही हो गया, 31 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम्स, मतलब N0, N0 P4 P एटम्स, ये समझे क्या, देख लो अच्छे से, बुझते पारे चीज। अच्छा और 31 ग्राम फॉस्फोरस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये 1 मोल है ना,
124 ग्राम, 124 ग्राम लेते तो 1 मोल होता, 124 ग्राम लेते तो 1 मोल होता। अच्छा 31 ग्राम में कितना होगा, 31 बाय 0.25 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स। अच्छा लेकिन पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मुझे क्या मिला है, मोल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 0.25 इंटू एन नॉट नंबर ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स। अच्छा सीरियसली बोलो तो समझ आया क्या, बुझते पारिस P4, फिर से सुनो, P4 124 ग्राम, P4 124 ग्राम इज 1 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स। अच्छा 31 ग्राम ये कितना मोल होगा, 0.25 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स। नहीं समझी ना, चलो ऐसे समझ, तुमने बात मत कर आपस में, बहुत बात कर रहे थे। तुमने 31 ग्राम फास्फोरस लिया, तुमने यू हैव टेकन 31 ग्राम ऑफ फास्फोरस। अब ये फास्फोरस एटम्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं या मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर एटम्स में एग्जिस्ट करेंगे, जो मैं बोल रहा हूं उसको विजुअलाइज करो, 31 ग्राम फास्फोरस एटम्स, मतलब कितने सारे एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अब तुमने 31 ग्राम फास्फोरस लिया, तुमने 31 ग्राम फास्फोरस लिया, अब मैं बोल रहा हूं ये मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेंगे, तो सोच के देखो, चार चार मॉलिक्यूल, चार चार एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, चार एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। अगर तुमने 31 ग्राम लिया है तो फास्फोरस के एटम्स कितने होंगे, एन नॉट। अगर तुमने 31 ग्राम लिया है और फास्फोरस एटम्स बन के है तो ये एन नॉट नंबर होगा, और यही 31 ग्राम अगर मॉलिक्यूल बनेगा तो चार एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, एन नॉट बाई 4 ना, चार एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनेगा। चलो ऐसे समझो, एक मिनट, ऐसे समझो 100 केजी और क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, तो पेयर्स कितने होंगे, 100 केजी, 100 केजी क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, 100 केजी, मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100। अब क्वेश्चन को ऐसे सुन, 100 केजी एंड देयर आर 100 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 50 केजी 50, नंबर ऑफ पेयर्स इन 50 केजी 25। अब समझ, 100 स्टूडेंट्स मेक्स 100 केजी, ये स्टैंडर्ड है। सो 50 केजी मींस 50 स्टूडेंट्स एंड 50 केजी मींस हाउ मेनी पेयर्स, 50 पेयर्स। अब समझ, अच्छा 31 ग्राम फास्फोरस के एटम्स कितने होंगे, एन नॉट। 31 ग्राम में फास्फोरस के एटम्स कितने होंगे, एन नॉट। अच्छा इसी 31 ग्राम में फास्फोरस के मॉलिक्यूल कितने होंगे, चार चार एटम मिलके एक एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, एन नॉट बाई 4 ना। ये समझ में आया, कोई डाउट है इसमें? अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन और सॉल्व करो, कैलकुलेट, हाँ जाओ स्कूल जाओ, हाँ एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, तुम जाओ, एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, calculate the number of atoms and number of molecules S8, S8 present in, number of atoms and number of molecules S8 present in 256 gram of sulfur। सॉल्व करो तो, सल्फर 32, हाँ 256 ग्राम ऑफ सल्फर। ये अंकुड़ दे सल्फर, सल्फर लाइक फॉस्फोरस सल्फर एटम्स और मॉलिक्यूल, ए सुनो, लाइक फॉस्फोरस सल्फर एटम और मॉलिक्यूल दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मॉलिक्यूल का शेप याद है, तुम्हें बताया था कभी, ये सल्फर एसिड में एग्जिस्ट करता है। अच्छा अब तुम्हें सल्फर इक्वेशन लिखो, सल्फर, सल्फर का मास कितना होता है 32 एंड दिस 32 ग्राम इज 1 मोल, मतलब ये कितना होगा, एन नॉट एस एटम्स। अच्छा 256 ग्राम, ए 256 ग्राम कितना मोल होगा, 256
बाई 32, मतलब 8 मोल। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 8 N0 S एटम्स। ये बात समझे तुम लोग? ये बाबू समझ में आई है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा, अब इस एटम से क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल्स। तो कुल कितने एटम्स है तुम्हारे पास? 8 N0। अच्छा, 8 एटम्स मिलके एक एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी रिड्यूस टू N0। अच्छा, अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं? इसका एक मॉलिक्यूल कितना ग्राम है? इस मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? 8 इंटू 32 मतलब 256 ग्राम। तो अब मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? 256 ग्राम ऑफ S8 इज, बातें नहीं आप 2 मिनट। 256 ग्राम ऑफ एसिड इज 1 मोल ऑफ एसिड, मतलब N0। ये समझे? 256 ग्राम ऑफ एसिड मतलब 1 मोल ऑफ एसिड, मतलब N0 नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स ना। नहीं समझी? इस एक मॉलिक्यूल का वजन कितना है? 8 इंटू 32, मतलब 256 ग्राम, मतलब 256 ग्राम ऑफ एसिड इज 1 मोल ऑफ एसिड। और एक मोल में कितने नंबर होते हैं? N0। समझी? अच्छा, यही क्वेश्चन है, 256 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है? 256 ग्राम में N0 नंबर मॉलिक्यूल। समझ गई? ये कितना था? 8 N0। और ये कितना था? सिर्फ N0। हाँ।